दिल्ली में एक डबल मर्डर हुआ, मुकेश सक्सेना और उसकी मां शांति सक्सेना का। यह एक रिवेंज का केस जान पड़ रहा था, लेकिन क्राइम ब्रांच को लीड मिली हरीश जायसवाल के रूप में, जिसने इस केस को एक अलग दिशा दी। आज रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम जानेंगे कि क्या था इस मां बेटे के कत्ल का असली कारण। सोनल, तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा जायसवाल इस वक्त कहाँ है? हरीश जायसवाल को ढूंढ रहे हैं हम। हरीश को मैं 1 साल पहले ही छोड़ चुकी हूँ। मेरे लिए वो मर चुका है, समझिए। सोनल, हरीश शायद 2 लोगों को मार चुका है और हम ये जानना चाहते हैं कि उसने ये डबल मर्डर क्यों किया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर उसने ये हरकत की होगी तो। वो एक फ्रॉड और बहुत ही घटिया आदमी है। वो तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उसे पहचान नहीं पाई। बेवकूफ़ों की तरह प्यार कर बैठी उससे। मम्मी पापा बिल्कुल नहीं मान रहे हैं हरीश। तो छोड़ दोगी मुझे? नहीं, तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी मैं, लेकिन अगर शादी की तो मम्मी पापा सारे रिश्ते तोड़ देंगे मुझसे, और फैमिली के साथ के बगैर तुम्हारे साथ मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मेरे पास फैमिली नहीं है। मैंने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बनाई है और शायद तुम्हारे मम्मी पापा की हैसियत के बराबर भी नहीं है कि सिर्फ इसकी वजह से मुझे खुश रहने का हक नहीं है। ऐसा मत कहो हरीश। तो फिर तुम फैसला कर लो सोनल, यानी हम अपनी जिंदगी जिएंगे या फिर किसी और के हाथों की कठपुतली बनेंगे, उनके अहंकार के सामने अपने प्यार का गला काटेंगे। उसकी चिकनी जुबान के आगे फिसल गई थी मैं, सर, लेकिन उसकी असलियत जानने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। 1 नंबर का झूठा और वैशी इंसान है वो। उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया है मैंने, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मेरा ही केस नहीं था, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड के केसेस थे उसके खिलाफ। किस तरह का फ्रॉड? लोगों के लिए लोन अरेंज किया करता था वो, और फिर धोखे से उनके पैसे हड़प दिया करता था। सोनल, तुम मुकेश सक्सेना को जानती थी? जी नहीं, पहली बार नाम सुन रही हूँ। मुकेश हरीश का दोस्त था और हमें ये शक है कि हरीश ने मुकेश का कत्ल किया है, और उसकी माँ का भी। उम्मीद करती हूँ कि हरीश जल्द ही पकड़ा जाए। उसका और कोई दोस्त या रिश्तेदार? मुझे हरीश के बारे में कुछ नहीं मालूम। हरीश जायसवाल का पंजाब का एड्रेस है हमारे पास, और कुछ नहीं। और वो भी शायद उसकी तरह झूठा ही होगा। फिर भी एक टीम भेज दो पंजाब, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिले। सर, ये दोनों दोस्त हरीश और मुकेश, इनके अतीत में एक चीज़ तो कॉमन है। यस सर, चीटिंग। हरीश ने चीटिंग करके सोनल से शादी की और मुकेश ने चीटिंग करके स्मिता से शादी की। बंसल, अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हरीश जायसवाल? सॉरी सर, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। पूजा जी, इस आदमी पर हमारा शक तगड़ा है। मुकेश के कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसकी हरीश जायसवाल से लगातार बात होती थी। कत्ल वाली रात भी उसकी हरीश से बात हुई थी, और कत्ल के बाद से हरीश का फ़ोन स्विच ऑफ है। उसने अपना किराए वाला मकान भी खाली कर दिया है। सच कहूँ तो सर, हम कभी अपने भैया को जान ही नहीं पाए। पापा के गुजर जाने के बाद हमारी देखभाल, दुकान और घर संभालने में ही भैया लगे रहे। उनके कौन दोस्त थे, घर के बाहर उनकी क्या ज़िंदगी थी, ना उन्होंने कभी हमें बताया और ना कभी हमने पूछा। वो तो जब हमें उनकी उस बीमारी के बारे में पता चला, तब हमें मालूम पड़ा कि वो बुरी संगत में थे। नहीं सर, मैंने इस आदमी को शांति जी के घर आते जाते नहीं देखा। कभी भी नहीं देखा? नहीं सर, मेरा शांति जी के घर आना जाना सिर्फ तब तक था जब तक अस्मिता जिंदा थी। उसकी मौत के बाद ये दोनों माँ बेटे एकदम कटे कटे से रहने लगे थे। सर, हरीश जायसवाल और अस्मिता के माँ बाप के बीच दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। हरीश जायसवाल के रिकॉर्ड से और कुछ पता चला? नहीं सर, उसके सारे फ़ोन रिकॉर्ड चेक करें। उसके सारे फ़ोन कॉल्स किसी ना किसी काम से रिलेटेड थे।
किसी को लोन देना था, किसी को लोन लेना था। और जो टीम पंजाब गई थी उसके एड्रेस पे, उसका क्या हुआ? सर वहाँ उसके पेरेंट्स रहते, लेकिन टीम को उनसे भी कुछ खास नहीं मिला। साहब हरीश तो कई साल पहले घर छोड़ के चला गया। इस वक्त कहाँ है वो? बरसों गुजर गए, न तो मैंने उसे कहीं देखा और न ही कभी फ़ोन पर बात की साहब। लेकिन घर क्यों छोड़ कर गया था वो? मेरा बेटा बचपन से ही गलत था। धोखेबाजी करना, झूठ बोलना, गुंडागिर्दी करना, यहाँ तक कि हर दूसरे दिन पुलिस वालों के डंडे खाता था या फिर गांव वालों के। वो सुधरा नहीं। फिर मैंने उससे कह दिया या तो जुर्म छोड़ो या घर छोड़ो। साहब उसने घर छोड़ दिया। बड़ा अजीब लग रहा है बंसल। एक डबल मर्डर हुआ है और हमारे पास एक सिंगल सुराग नहीं है। हरीश 4 दिन हो गए अजय घर नहीं लौटे हैं और उनका फोन भी बंद आ रहा है। अरे मेरी जान, ड्राइवर आदमी है तुम्हारा पति, कहीं फंस गया होगा, फोन खराब हो गया होगा। लेकिन पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। हर चीज कभी ना कभी फर्स्ट टाइम होती है ना, इस बार फर्स्ट टाइम है। मैं पुलिस के पास जाऊं क्या? पागल जैसी बात न करो शीतल, थोड़ा टाइम दो बंदे को, लौटेगा या कॉल करेगा। देखो जल्दबाजी में पुलिस के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, पुलिस से दूरी अच्छी है। क्या हुआ हरीश, कांप रही है क्या? हाँ, वो तो होना ही था। कोई नहीं, टाइम की बात है, समझ जाएगी अपने आप। पक्का समझ जाएगी, मुझे भी कोई डाउट नहीं दिलीप, जरा सा भी नहीं है। साहब निशाना एकदम सही बोतल पर लगा है। ये रॉयल ब्लू दारू अपने रोहिया नगर में एक दारू के ठेके पर मिलती है। अपना कबूतर कल ही एक पूरा खंबा खरीद कर गया है यहाँ से, रॉयल ब्लू। हाँ, ये बंदा तो कल भी आया था, एक बोतल रॉयल ब्लू लेके गया। सर नजर रखो उस पे, दोबारा आएगा ही आएगा। मैंने मेरे 4 लड़के लगा दिए इलाके में नजर रखने को, किसी न किसी को तो नजर आएगा ही। कहाँ है कबूतर? मेरी नाक के नीचे ही है, पीछा कर रहा हूँ, नजर से उड़ना नहीं चाहिए शाम। सर कबूतर स्पॉट हो गया। अब कस्टडी में थोड़ी गुटरगुम करते हैं। हरीश मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। अरे मेरी रहते हुए तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, बैठो। तुम्हें पता है अभी भी उसका फोन बंद आ रहा है। शायद उसने भी वही किया जो तुमने किया है, हम दोनों के लिए रास्ते खोल दिए। अंदर बैठा है, किसी भाभी के साथ गुटरगू चल रही है।
देखो शीतल, तुम्हें, उसे और मुझे खुश हो जाना चाहिए कि आज के बाद तुम अजय को दोबारा नहीं देखोगी। तुमने ऐसे क्यों कहा कि मैं अजय को दोबारा नहीं देखूंगी? अरे क्योंकि इतने दिनों से उसने तुम्हें फोन नहीं किया है। क्या पता वो भी किसी के साथ भाग गया हो। वक्त आ गया है शीतल कि तुम भी अपनी जिंदगी का गियर बदल डालो, यू टर्न ले लो, कोई नया रास्ता पकड़ो। देखो शीतल, जब कोई चीज पहुंच के बाहर चली जाए तो वक्त रहते उसे छोड़ देने में ही समझदारी है। ना हरीश जायसवाल, हम पुलिस वाले कभी समझदारी से काम लेते ही नहीं, हमें आता ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी पहुंच के बाहर रहने वाला क्रिमिनल कभी पैदा ही नहीं होने वाला। मुकेश सक्सेना मेरा दोस्त था और मैं जानता हूं कि उसको और उसकी मां को किसी ने मार डाला, लेकिन आप लोग मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी और मुकेश की एक कॉमन गर्लफ्रेंड हमारी गवाह बन गई। क्या? कौन? रॉयल ब्लू नाम है बंदी का। ये हरीश जायसवाल, तुम्हारी खास दोस्त। ये उस रात क्राइम सीन पर मौजूद थी, इसी ने हमसे कहा कि आप हरीश जायसवाल को उठवा लीजिए। उस रात हम तीनों साथ ही थे, मैं, मुकेश, हरीश। बड़ी रंगीन महफिल जमी हुई थी, पर तुम्हारी एक खास दोस्त ये नहीं बता पाई कि तुमने मुकेश का कत्ल क्यों किया। ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो हुआ ही नहीं वो मैं कैसे बता सकता हूँ। मुकेश का कत्ल हुआ है, ये सच है। मुकेश का कत्ल मैंने किया है, ये झूठ है। दोस्त दोस्तों के गले नहीं काटा करते, ना ही दोस्त दोस्तों की माओ को मारते हैं। अब यहां से आगे बढ़ने के दो रास्ते हैं हमारे पास। एक बड़ा सीधा साधा है, सच वाला, उसमें तुम्हें तकलीफ कम होगी। दूसरा है चुप रहने वाला, उसमें तुम चुप रहोगे, हम तुमसे सच बुलवाएंगे। शायद तुम्हारी टांग वांग भी तोड़ दें। और हाँ, शीतल दुबे भी साथ वाले कमरे में ही है। अब या तो तुम बोलो या वो बोले। मेरे पति अजय दुबे, उनका एक दोस्त है दिलीप, हरीश दिलीप का दोस्त है। और हरीश ने मेरे पति को एक बार लोन भी दिलवाया था, तो मैं उन्हें वैसे जानती हूँ। वैसे जानती या वैसे मिली थी? क्योंकि गार्डन में जिस अंदाज से झूले के ऊपर आप लोग बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, वो तो कोई दूसरी स्टोरी बयान कर रहे हैं मिसेज शीतल अजय दुबे। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुकेश सक्सेना और उसकी मां शांति सक्सेना का मर्डर हुआ है। आप क्या जानती हैं मर्डर्स के बारे में? मैं कुछ नहीं जानती मर्डर के बारे में। मैं खुद 4 दिन से मरे जा रही हूँ। मेरे पति 4 दिन से घर पर नहीं लौटे और फोन भी बंद आ रहा है उनका। आप शीतल को क्यों बीच में ला रहे हैं सर? वो कुछ भी नहीं जानती। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमें मुकेश और शांति जी का कातिल चाहिए। अब हम या तो तुम्हें तोड़ सकते हैं या तुम्हारी गर्लफ्रेंड शीतल को। तुम ही चुनो, किसी एक को चुनो, हम दूसरे को तोड़ेंगे। मुझे मुकेश की बीमारी के बारे में पता था। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को गिन रहा था। यार, इस डॉक्टर कह रहा था कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। यार फिर भी ये HIV तो HIV होता है। तो तुमने उसका दर्द हमेशा हमेशा के लिए ही खत्म कर दिया, खुद ही तय कर लिया कि उसका आखिरी दिन कौन सा होगा। और शांति जी, वो किस तकलीफ में थी जो तुमने उनकी भी सेवा की? मैं जा रहा हूं यार, बीमारी मुझे निकल रही है। मुकेश, मैं समझता हूँ यार। मैं स्मिता को फंसाना नहीं चाहता था, उसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उसे भी यही बीमारी हो। लेकिन ये माँ है ना यार, जिद कर रही थी, शादी कर, शादी कर, शादी कर। छोड़ ना यार, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सोच। अब सोचने के लिए बाकी क्या रह गया? एक तो दवाइयों के मोटे मोटे बिल, ऊपर से स्मिता के माँ बाप ने जो केस ठोका है। कंगाल हो गया हूँ, कंगाल। एक छोटी सी दुकान थी, वो भी बेच दी। फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। भाई, कुछ इंतजाम हो सकता है क्या? कोई लोन वोन नहीं दिला दे यार।
लोन वोन छोड़ और अभी के लिए ये रख ले। कुल मिलाकर के 75,000 के आसपास है। तेरा दिल बहुत बड़ा है, तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पागल है क्या? पूछती में कैसा एहसान? एक अच्छे दोस्त की तरह बिना सोचे बिना हिसाब लगाए जो था सब दे दिया। फिर मेरा बुरा वक्त आया, केसेस ठुक चुके थे, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और जब मैंने मुकेश से मांगा। क्या बात कर रहा है यार? मेरे पास अगला इंजेक्शन लेने के लिए पैसे नहीं है। मैं तेरे 75,000 रुपए कहाँ से लौटाऊं यार? नहीं मांगता यार तुझसे, लेकिन पाई पाई इकट्ठा कर रहा हूँ। कुछ भी कर भाई, अगर पैसे नहीं लौटाए तो अंदर हो जाऊंगा। काश मैं कुछ कर सकता यार, लेकिन फिर भी मैं पूरा ट्राई करूंगा। तेरे सारे पैसे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तुझे जरूर दे दूंगा। लेकिन नहीं थी, एक दमड़ी नहीं थी। वो देना ही नहीं चाहता था सर। उसको सिर्फ और सिर्फ अपना इलाज, अपना कोर्ट केस, इसके परे कुछ दिखाई नहीं देता था। सर मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, बहुत गालियां दी और धमकियां भी दी, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी तुम्हारी? शीतल, मुझे शीतल के साथ भाग करके शादी करनी थी, सेटल होना था। बहुत सी उधारियां थी मुझ पर जो चुकानी थी। फिर मैं सब कुछ फुल एंड फाइनल करने के इरादे से मुकेश के घर गया। एक गिलास बार अरे आओ अंदर आओ। मुकेश, मैं पूरी दुनिया को चूना लगाता हूँ और तूने मुझे चूना लगा दिया। चूना तो तकदीर ने मुझे लगाया। हम दोनों बराबर ऐश किया करते थे, साथ में मजे करते थे, लेकिन फिर भी इस बीमारी ने तो मुझे ही पकड़ा था। मुझे को हुई ये बीमारी। तेरे दुख से मेरा दुख रत्ती भर भी कम नहीं होने वाला। ऐसा कर, तू ये घर भेज दे, अपनी माँ के जेवर भेज दे, चाहे कुछ भी कर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे तेरी जिंदगी तो 4 दिन की है, पर मेरे सामने तो पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, और वो भी 2-2 जिंदगियां। शीतल से शादी करने की सोच रहा हूँ। देख हरीश, जेवर की बात मत कर मेरे सामने। तू मेरी माँ है बे वो। अगर मैं इस घर को बेच दूंगा तो मैं मरने के बाद कहाँ रहेगी वो, कहाँ जाएगी? मैं तुझे पहले भी कह चुका हूं, तुझे लौटाने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं। दिमाग फट रहा था मेरा, मैं जान गया था मेरे 75,000 गए पानी में। एक चीटर कुछ भी सहन कर सकता है, खुद के साथ चीटिंग नहीं साहब। नशे ने गुस्से को और आग दे दी। मुकेश, क्या हुआ? क्या हुआ मुकेश? अरे ये क्या
किया तूने? मुकेश, मुकेश की माँ ने मुझे देख लिया था। उसे नहीं मारता तो मैं पकड़ा जाता। तुमने मुकेश सक्सेना को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए? हाँ सर। तुम्हें किसी ने सुपारी नहीं दी थी मुकेश सक्सेना को मारने के लिए? कौन देता सुपारी? सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे मुकेश सक्सेना पर गुस्सा था। खैर, शीतल का पति अजय दुबे वो कहाँ है? क्या भाई हरीश, कहाँ है गाड़ी? यार 1-1.5 घंटा तो कम से कम पहुंचते पहुंचते लग ही जाएगा। यार 8:30 तो बज ही गए। एक काम करते हैं, इसे ढाबे वाबे पे रुकते हैं, रोटी वोटी तोड़ते हैं और क्या। चल। शीतल और मेरे बीच सब कुछ हो रहा था सर। बस अजय एक कांटा था जिसे वो छोड़ नहीं रही थी, तो मैंने निकाल दिया। तुमने एक आदमी को मार दिया क्योंकि वो वाकई में तुम्हारा उधार नहीं चुका पा रहा था। तुमने उसकी मां को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हें पकड़वा सकती थी, और फिर तुमने एक मासूम को मार डाला क्योंकि उसकी पत्नी, जो कि तुम्हारी प्रेमिका है, अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। 3 मर्डर्स के बाद तुम्हें लगता है तुम सुकून भरी जिंदगी जी पाते? पकड़ा नहीं जाता तो जी लेता। शीतल को कभी पता ही नहीं चलता कि मैंने उसके पति को मारा है। मजे की जिंदगी होती है हमारी, जो कि अब नहीं हो पाएगी। तकदीर खराब है मेरी। बुरी नीयत वाले तकदीर से इतनी उम्मीद ही कैसे रख सकते हैं हरीश जायसवाल? तुम सिर्फ नीयत के नहीं, पूरे के पूरे बुरे हो। अब सिर्फ देखते जाओ तकदीर क्या फैसला सुनाती है, क्या सजा होती है तुम्हें। शीतल, हमने तुम्हारे पति की लाश बरामद की है। बहुत बुरी हालत में है, तुम पहचान भी नहीं पाओगे। हरीश ने? हाँ, कबूल किया उसने। बुरा लग रहा? क्यों? अजय को तुम्हारी बेवफाई के बारे में पता चलता तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर मरता। लेकिन मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। चित भी मेरी, पट भी मेरी। लेकिन मैडम, ऐसा होता नहीं है। बेवफाइयों के कोई कायदे नहीं होते हैं, सिर्फ अंजाम होते हैं, बुरे अंजाम। दूसरों को और खुद को कहे गए झूठों का कोहरा कभी ना कभी तो हटता ही है। कविता, खूनी का पता लग गया। मुकेश का कोई दोस्त हरीश जायसवाल पैसे का लेन देन था। मुकेश उसके पैसे नहीं लौटा रहा था। उस हरीश जायसवाल को लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है, गुस्से में मार डाला। और शांति जी? उन्होंने खूनी को देख लिया, इसलिए उन्हें भी
हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब जिंदगी की पटरी कोहरे से भरी एक अंधी गली की तरफ जाती है। कोई इस कोहरे में खुशी खुशी नहीं जाता, हर एक इस कोहरे में से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन इस अंधी गली से निकलने के लिए कोहरे को हटाना पड़ता है, बढ़ाना नहीं। धुंध में चलाए गए हाथ पैर या फिर गोलियां अक्सर गलत निशाने पर ही लगती हैं, बेकसूर लोगों को चोट पहुंचाती हैं और उनकी जानें भी लेती हैं। वक्त पर इलाज के साथ मुकेश बेहतर जिंदगी बिता पाता। अस्मिता को इस तरह से बेवक्त तड़प तड़प कर मरने की नौबत नहीं आती। और ये हो ही नहीं सकता कि शीतल इस बात से अनजान थी कि हरीश के साथ अफेयर का मतलब है अपने पति अजय दुबे से धोखा। शायद वो अफेयर छुपा पाती, लेकिन हरीश का लालच इस समझौते को कभी कबूल ही नहीं कर पाता। ये शीतल का स्वार्थ था और मूर्खता भी कि उसने सोचा कि वो एक साथ दो नाव में सवार हो सकती है। हरीश जायसवाल को मुकेश सक्सेना और उसकी मां शांति सक्सेना के मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 302 और सबूत मिटाने के लिए धारा 201 के तहत बुक किया गया है। साथ ही हरीश जायसवाल और दिलीप पर अजय दुबे के मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए धारा 201 और कॉमन इंटेंशन के लिए धारा 34 लगाई गई है। दिलीप ने क्राइम ब्रांच के सामने कबूल किया कि अजय के कत्ल से पहले वो इस बात को जानता था कि हरीश मुकेश और उसकी मां का कत्ल भी कर चुका है। उसने सोचा कि अगर हरीश एक डबल मर्डर करके बच सकता है तो फिर अजय का कत्ल भी कभी पकड़ में नहीं आएगा। ये सिर्फ दिलीप की गलतफहमी थी। हमारे आज के दूसरे केस में भी मुजरिम गलत ख्यालों के कोहरे में फंसा था। उसे लगा था कि जब सब कुछ जल जाता है तब बचता कुछ नहीं। प्यार जब होता है वो जादू है, और नफरत जब भड़कती है वो तेजाब है। जब रिश्ते उबलते हैं तो प्यार भाप बनकर हवा हो जाता है, लेकिन क्या वो वाकई में रिश्ते होते हैं या फिर एक बड़ा सा मायाजाल? लेकिन इस बड़े से मायाजाल से भी बड़ा एक भ्रम होता है कि किसी की जान लेने से नफरत की आग ठंडी हो सकती है और मुर्दों के साथ राज भी दफन हो जाते हैं। लेकिन लाशों के पेट में राज रह ही नहीं पाते, खासकर उन्हीं के कत्ल की कहानी जो वो खुद ही बयां करते हैं अपने ही अंदाज में। मैंने किसी को देखा नहीं साहब, रोज की तरह 2 नंबर करने आया तो देखा कुछ जल रहा था। मेरी नींद ही छूट गई साहब। मैं सोचा सवेरे सवेरे कौन क्या जला रहा, और बदबू भी बड़ी गंदी आ रही थी साहब। ऐसा लगा जरूर कोई लफड़ा है। पास से देखा तो बॉडी थी साहब, और देख के बहुत डर गया और तुरंत आपको ही फोन किया साहब। तुम सब लोग यहीं आसपास रहते हो? नहीं साहब, उनमें से यहाँ कोई भी नहीं रहता है। हाँ साहब, पुलिस की गाड़ी आई करके देखने को आए। लगता है विक्टिम हैंडीकैप था। साहब ये देखिए, लाश अभी भी सुलग रही थी, मतलब लाश को जलाए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हो। जी हाँ सर, लाश को देर रात ही एकदम सुबह जलाया होगा। वो लड़का राजू यहाँ तकरीबन सुबह 6:30 या 7 के आसपास आया था। पूरा एरिया छान मारो, आसपास की बस्ती और चौल में पता करो। लगता है ये विक्टिम और खूनी यहीं कहीं आसपास के रहने वाले थे। पता चला है 2 आदमी मोटरसाइकिल पर एक भारी सी बोरी को लेकर जा रहे थे। किसने देखा उन्हें? उस इलाके का एक दूध वाला है, बंसी चौबे। अबे ओए, क्या
है बे? चल निकल, हट हट। मोटरसाइकिल का नंबर देखा था? नहीं साहब, चेहरे तो दिख ही नहीं रहे थे साहब, तो गाड़ी का नंबर कहाँ से दिखेगा? और डर इतना लग रहा था कि कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अगर तुम दिमाग पे जोर डालोगे बंसी, तो हमारा स्केच आर्टिस्ट उनकी तस्वीरें बना देगा। जोर डालने पे याद तो तब आएगा साहब जब चेहरे देखे हो। हम बता रहे हैं साहब, अंधेरा इतना ज़्यादा था कि सब कुछ काला था। हाँ, सिवाय उन दोनों के सर पर सफ़ेद टोपियों के, वो भी मुसलमानों वाले। अगर तुम दिमाग पे जोर डालोगे बंसी, तो हमारा स्केच आर्टिस्ट उनकी तस्वीरें बना देगा। जोर डालने पे याद तो तब आएगा साहब जब चेहरे देखे हो। हम बता रहे हैं साहब, अंधेरा इतना ज़्यादा था कि सब कुछ काला था। हाँ, सिवाय उन दोनों के सर पर सफ़ेद टोपियों के, वो भी मुसलमानों वाले। अबे ओए, क्या देख रहा है बे? विक्टिम मुस्लिम हो सकता है, खतना हुआ है और मौत को अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं। और मौत की वजह? सर के पीछे के हिस्से में गहरी चोट लगी है और हेमरेज भी हुआ है। कत्ल के बाद लाश को जलाया गया है। लाश को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होगा। जाहिर है कि कत्ल के बाद लाश को जलाने की कोशिश उसकी आइडेंटिफिकेशन नामुमकिन करने के इरादे से की गई थी। पर ऐसा लगने लगा था कि ये जली हुई लाश जिस इंसान की थी, उसकी मिसिंग कंप्लेंट शायद अभी तक दर्ज ही नहीं हुई थी। लेकिन रात के अंधेरे में उस लाश को ले जाने के लिए जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी, उस पर रोशनी पड़ी। पर दिल्ली अभी बहुत दूर थी। अरे चाचा, एक पान लगाइए। उस्मान। हाँ भाई। करो। हाँ भाई। ये बाइक किसकी? 2 दिनों से यहाँ पे पड़ी हुई। मुझे क्या पता सागर भाई, मुझे तो लगा कि आपने किसी को बोला होगा खड़ी करने के लिए। अबे मैंने किसी को बोला होता तो तेरे से पूछता क्या मैं? कहीं ये कोई लफड़े वाली बाइक तो नहीं? यहाँ एक बाइक मिली है साहब। बाइक का नंबर है MHXR 4763। ये बाइक मुलुंड के काबरा गैरेज के बाहर 2 दिन से खड़ी है साहब। हेलो जी, हाँ वो मेरी बाइक का नंबर है। तो बाइक रास्ते पर छोड़कर क्यों भाग गया था? रास्ते पर? क्या बात कर रहे हो साहब? कहाँ मिली आपको मेरी बाइक? अरे साहब, ये तो मेरी बाइक है, पर मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रहा कि ये किसी के गैराज के सामने क्यों खड़ी थी। 2 दिन से उधर ही खड़ी थी ये। मैंने तो अपना बाइक भाईजान को दी थी। चलो कोई नहीं, बात करता हूँ उनसे। सब बाइक ले जाओ। नहीं, पहले कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलो आओ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. अबू, इमरान भाई का फ़ोन बंद आ रहा है। अरे इमरान भाई किसी पार्टी को गड़बड़ दिखाने गए होंगे, और वैसे भी कभी कभी अपना फ़ोन बंद रखते हैं ना वो। लेकिन फजल, इमरान ने 2 दिन पहले साजिद से उसकी मोटर बाइक ली, और वो वहाँ गैराज तक कैसे पहुँची? पुलिस वाले कह रहे थे कि गाड़ी 2 दिन से मुस्तकिल वहीं पर खड़ी हुई। इमरान भाई मेरे को बोले 1 हफ्ते के लिए बाइक चाहिए था उनको, फिर 2 दिन बाद ऐसे सड़क पर क्यों छोड़े? साजिद 1 हफ्ते के लिए तेरी बाइक लगेगी। ठीक है ना इमरान भाई, वैसे भी सबसे ज़्यादा काम नहीं मेरे को, आप बिंदास ले जाओ ना। चलता हूँ। ये फ़ोन कब से बंद आ रहा है इमरान अहमद का? आज दोपहर से ट्राई कर लो साहब। वैसे भाईजान ने 3 दिन पहले बाइक ली थी मुझसे, 11 जून को। 11 जून? कब ली थी 11 जून को? शाम का वक्त था साहब। भाईजान बोले कि 1 हफ्ते के लिए बाइक चाहिए मुझे। मैंने बोला ठीक है, वैसे भी मुझे काम नहीं था, मैंने दे दी। लेकिन साहब आज आपके पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, बोले कि बाइक वहाँ 2 दिन से मुलुंड के किसी गैराज के सामने पड़ी है। अच्छा, ये तुम्हारा भाई रहता किधर है? उधर पता किया तुम लोगों ने? असल में क्या है साहब कि हमारे इमरान भाई किधर को रहते हैं हम लोग को नहीं मालूम, पर वो हमारे साथ नहीं रहते। पर
टच में रहते साहब हम फ़ोन पर। दर दिन बात होती है हमारी, और मैंने उनकी बीवियों से भी बात की। बीवियों? साजिद मियाँ, आपके इमरान भाई तो 2 हफ्ते से यहाँ नहीं आए, ना ही उनका कोई फ़ोन आया है। बात क्या है बताएंगे ज़रा? ऐसी कोई बात नहीं है फौजे भाभी, वो उनका फ़ोन नहीं लग रहा था ना, तो सोचा आपसे पूछ लो। मुमताज़ से पूछा? नहीं साजिद भाई, इमरान तो मेरे यहाँ भी कई दिन से नहीं आए। बात क्या है? वो मुमताज़ भाभी उनका फ़ोन नहीं लग रहा था ना, इसलिए आपसे पूछा मैंने। राबिया से बात हुई? नहीं, उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा है। ये क्या बात हुई? इमरान का फ़ोन नहीं लग रहा है, उसकी 2 बीवियों को पता नहीं उसका ठिकाना, तीसरी का भी नंबर नहीं लग रहा है। मैं पूछता हूँ आखिर ये सब हो क्या रहा है भाई? एक फजल, तेरे पास राबिया का कोई और नंबर है? साजिद भाई कैसी बात कर रहे हो आप? जो नंबर सबके पास है वही नंबर मेरे पास है। वो सब क्या है कि इमरान भाई की तीसरी बीवी है राबिया, वो उसके साथ रहती है। मतलब तुम दोनों में से किसी को भी नहीं मालूम कि राबिया का घर है कहाँ, जहाँ तुम्हारा भाई इमरान रहता है? नहीं सर, एक केस है, मुलुंड की कीर्तिपाड़ा के पास एक बॉडी मिली, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चला है कि बॉडी मुसलमान आदमी की थी। देखिए, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक विटनेस है जिसने देखा था रात को 2 लोग बाइक पर एक बड़ी भारी बोरी लेकर जा रहे थे। शायद बोरी में लाश थी। ओए, क्या देख रहा है बे? चल निकल, हट। देखो साजिद फजल, मैं तुम लोगों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि तुम दोनों एक बार ये जली हुई बॉडी देख ही लो। क्या बोल रहे हो साहब आप? हमारे भाईजान की कोई खबर नहीं है और आपको एक लाश मिली और अब हमको बोल रहे हो कि अब वो बॉडी देख ले जाके? कैसी बात कर रहे हैं साहब? हमारे इमरान भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका भला कोई मर्डर वर्डर क्यों करेगा? देखो, मैंने तो सिर्फ एक सुझाव दिया था, बॉडी देख लो एक बार। और मैंने कब कहा कि ये लाश तुम्हारे भाई इमरान की है? किसी की भी हो सकती है। नहीं सर। साहब, इसको पहचाना तो बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या, कोई भी इस लाश को पहचान नहीं सकेगा। राबिया, इमरान की तीसरी बीवी, अभी तक फोन स्विच ऑफ है उसका। हाँ साहब, लेकिन साहब अगर हम पहचान नहीं पाए तो वो क्या पहचानेगी साहब? आप लोग अपने अब्बू को शिनाख्त के लिए बुला सकते हैं। क्या मिल गया इमरान? सब खैरियत तो है ना साजिद? वो ये पुलिस वाले चाहते हैं कि आप भी एक बार देख लो। देख लो? क्या देखना है साजिद? मैं फजल को भेज रहा हूँ आपको लेने, ठीक है? बस आप उसके साथ आ जाओ। साहब, मुझे लग रहा है कि ये हमारे इमरान भाई नहीं है साहब। एक मिनट। मेरे बच्चे। विक्टिम इमरान अहमद, राबिया अहमद, इमरान की तीसरी पत्नी। राबिया का फोन अभी भी स्विच ऑफ है सर। और ये दोनों मियाँ बीवी परिवार से अलग रहते थे। और ये कहाँ रहते थे किसी को कोई खबर नहीं थी। इमरान के भाई साजिद ने राबिया के माँ बाप के घर का पता दिया है सर। मिल के आते हैं नायक, और उम्मीद करते हैं कि वहाँ हमें एक और मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिलेगी इस राबिया अहमद की।
आइडेंटिटी मिटाने के इरादे से बुरी तरह से जलाई गई लावारिस लाश की आखिरकार शिनाख्त हो चुकी थी। पीड़ित था 40 वर्षीय इमरान अहमद। कत्ल के पहले इमरान ने अपने छोटे भाई साजिद से उसकी मोटरसाइकिल 1 हफ्ते के लिए ली थी और इस बात की पूरी संभावना थी कि 2 कातिलों ने इमरान की लाश को उसी बाइक पर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर जला दिया था। और अब इमरान की तीसरी बीवी राबिया का फोन भी स्विच्ड ऑफ था और शायद वो भी गुमशुदा थी। इस भयंकर कत्ल के पीछे बड़े ही पेचीदा रिश्तों का मायाजाल बिछा था। ऐसे रिश्ते जो इस भ्रम पर टिके थे कि वो रिश्ते मोहब्बत की डोरियों से बंधे हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि एक लाश इन गलतफहमियों को, इस भ्रम को, इस मायाजाल को तोड़ने जा रही थी। शायद तोड़ चुकी थी।